शाम का धुंध गहराने लगा था। एक सुंदर नौजवान मोहित लकड़ियों का गट्ठर उठाए जंगल के रास्ते तेजी से भाग रहा था। उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी पहुंचना होगा, वरना गांव के बाकी लोगों की तरह मैं भी गायब हो जाऊंगा। हे भगवान, बस सूरज ढलने से पहले घर पहुंचा देना। तभी अचानक उसके सामने एक बेहद सुंदर लड़की आकर खड़ी हो जाती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गहरे हरे रंग की थी, जो जुगनू की तरह चमक रही थी। कितनी सुंदर, इतनी हसीन आंखें तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तुम कौन हो? क्या मेरी आंखें सच में इतनी सुंदर है? अगर इन्हें करीब से देखना चाहते हो तो आओ मेरे पीछे। सुरभि मुड़कर हंसते हुए जंगल की गहराइयों की तरफ चलने लगती है। उसकी हंसी में कोई जादुई खिंचाव था। मोहित अपनी सुध बुध खो देता है और लकड़ियों का गट्ठर वही जमीन पर पटक कर उसके पीछे भागने लगता है। रुको, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है, रुको। मोहित सुरभि का पीछा करते हुए घने पेड़ों के पीछे ओझल हो जाता है। कुछ पल सन्नाटा रहता है और फिर अचानक मोहित की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। नहीं, मुझे जाने दो। चीख के थमते ही जंगल में फिर से वही खामोशी छा जाती है। अगली सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे भाई, तुम्हें पता है कल रात से मोहित भी घर नहीं आया है, वो भी लापता हो गया है। उसकी माँ पागलों की तरह सब जगह उसे ढूंढ रही है। पता नहीं किसकी बुरी नजर हमारे गांव को लग गई। अरे भाई, अब इस गांव में बचा ही कौन है? 200 लोग एक एक करके गायब हो गए। अब तो यहाँ सिर्फ औरतें और हम जैसे कुछ गिने चुने मर्द ही बचे हैं। अब अगला नंबर किसका होगा कोई नहीं जानता। सुना है ये सब उस खूबसूरत रहस्यमय लड़की का चक्कर है। हर कोई यही कहता है कि वह रात को दिखती है, शांत और बेहद सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन होता है। वह किसी से कुछ नहीं करती दिखती, फिर भी न जाने क्या जादू है कि लोग उसके पीछे चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। ये कहकर दोनों गांव वाले परेशान हो जाते हैं। वही दूर खड़ा अंश उनकी सारी बातें सुन लेता है। उसके चेहरे पर गांव वालों की बातों को लेकर कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेफिक्री है। ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं गांव वाले आखिर क्या ही कह रहे हैं। एक लड़की के पीछे जाकर लोग गायब हो रहे हैं। अंधविश्वास है सब। मुझे क्या, मुझे तो जंगल से लकड़ियां काटने जाना है। मेरी माँ की दवा के लिए पैसों का इंतजाम जो करना है। अंश बेखौफ होकर घने जंगलों की तरफ चला जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई किसी के पैरों की घुंघरुओं की छन छन आवाज सुनाई देती है। अरे, इतने घने जंगल में यह घुंघरू की आवाज कहाँ से आई है? नहीं, मुझे इस आवाज के पीछे नहीं जाना। मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए लकड़ियाँ बेचनी है। अंश उस आवाज को अनसुना कर लकड़ियां लेकर घर लौट आता है। अगली सुबह वह फिर जंगल पहुंचता है तो वो रहस्यमय आवाज फिर गूंजती है। इस बार अंश की उत्सुकता उसके डर पर भारी पड़ जाती है। ये क्या? कल भी यही आवाज थी और आज भी। आखिर यह आवाज आ कहाँ से रही है? चलो आज देख ही लेता हूँ। अंश आवाज का पीछा करते हुए तालाब के किनारे पहुंचता है। वहाँ सुरभि नाम की एक बेहद खूबसूरत देहाती लड़की थी। उसकी सुंदरता देखकर अंश के कदम वही थम जाते हैं। तो दिखने में तो बहुत खूबसूरत हो, पर इतने घने और खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, पर लगता है तुम्हें मेरी खूबसूरती भा गई है, तभी तो तुम यहाँ तक खींचे चले आए हो। मेरे साथ चलो अंश, मैं तुम्हारे साथ अपना बाकी जीवन बिताना चाहती हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो। मेरी एक बूढ़ी और बीमार माँ है, मुझ पर उनकी जिम्मेदारी है। मैं अभी इन शादी विवाह के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मुझे जाना होगा। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं इतनी खूबसूरत हूँ,
आज तक जिसे भी लड़के ने मुझे देखा है उसने मुझे कभी ठुकराया नहीं। वे सब सम्मोहित होकर मेरे पीछे चले आए। तुम्हें भी मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरी जिम्मेदारी मेरे लिए सबसे ऊपर है। अंश वहाँ से मुड़कर चला जाता है। सुरभि उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसकी आंखों में चमकने वाला वो ठंडापन अब बेचैनी में बदल चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक कोई मेरे जाल से नहीं बचा, फिर ये लड़का मुझे ठुकरा कर कैसे जा सकता है? अगर मैंने इसे अपने वश में नहीं किया तो मेरी वो बरसों पुरानी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अंश वापस अपने घर आ जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। सुरभि हर संभव प्रयास करती है, कभी अपनी सुंदरता से तो कभी अपनी मीठी बातों से, पर अंश अपनी जिम्मेदारी के आगे कभी नहीं झुकता। एक दिन सुरभि हार कर घने जंगल के बीच बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे क्या हो गया? यह रो क्यों रही है? रोज तो ये इतने अच्छे से बात किया करती थी मुझे परेशान करने के लिए, लेकिन यार ये रो क्यों रही है? अंश उसके पास जाकर बैठ जाता है। अरे क्या हो गया? आज तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हें मैं अपनी दिल की बात बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। देखो मुझे माफ कर दो, मुझे किसी लड़की का दिल यूं नहीं तोड़ना चाहिए था। भले ही तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम हो बहुत सुंदर। बताओ आखिर क्या परेशानी है? तुम इस तरह एक प्रेम न मिलने की वजह से इतना रो क्यों रही हो? तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, इतने दिनों से तुम कह रही हो तो चलो, आज मैं तुम्हारे पीछे जाने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर अंश और सुरभि दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और घने जंगलों में होते हुए जाने लगते हैं। यह क्या? हम कहाँ जा रहे हैं? बस चलो तो सही। सुरभि उसे एक गुफा में ले जाती है, जहाँ बहुत सारे गांव वाले बेहोशी की अवस्था में पड़े रहते हैं, जिसे देखते ही अंश घबरा जाता है। यह क्या? यह सभी गांव वाले यहाँ बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए हैं? मेरा सच कोई नहीं जान पाएगा। तुम भी बाकी सब की तरह यहाँ कैद हो जाओगे। देखो, तुम जो दिख रही हो वह हो नहीं। आखिर तुम्हारे अंदर कोई तो गहरा दर्द है। तुम्हें इसका पूरा सच जानना है तो तुम्हें मेरी पूरी कहानी जाननी होगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानने के लिए तैयार हूँ। सुनो, ये उस समय की बात है जब मैं भी एक आम लड़की थी और हमेशा गांव में सभी के साथ हंसते खेलते रहती थी। काशीपुर नामक गांव में सुरभि अपनी सौतेली माँ आनंदी और सौतेली बहन सीमा के साथ रहा करती थी। सुरभि दिल की बहुत नेक और ईमानदार थी, लेकिन एक दिन रोज की तरह वह घने जंगलों से पानी लेकर गुजर रही होती है। तभी दूर खड़ा वीर उसे देख लेता है। अरे यह कितनी खूबसूरत लड़की है। मैंने तो अपने जमाने में कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। अब यही मेरी दुल्हन बनेगी। हाँ। इतना कहकर वीर सुरभि के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये क्या? तुम कौन हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। देखो, घबराओ मत, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हारी पहली नजर ने ही मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हें पूरा जीवन खुश रखूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं एक मामूली से घर की बेटी हूँ और तुम इस गांव के सबसे बड़े सेठ धनीराम के बेटे हो। नहीं, हम दोनों का ये प्रेम और ये विवाह कभी संभव नहीं होगा। देखो, मैं दूसरे राज्य से पढ़कर आया हूँ और आज पहली बार मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ और अब तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। बस तुम हाँ बोल दो। वैसे तुम भी किसी राजकुमार से कम नहीं हो। अगर तुम मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हो तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चलो, इसने तो हाँ कर दी, यानी कि अब ये मेरी दुल्हन बन सकती है। चलो, मैं ये बात पिताजी को जाकर बताता हूँ। इतना कहकर वीर भागकर अपने घर आता है। क्या हो गया मेरा बेटा? आज तू इतना खुश क्यों है? पिताजी,
मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। आज हमारा पहला ही दिन था, लेकिन वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है और वो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा, लगता है वो अभी किसी सेठ की बेटी है, हैं? बताओ बताओ किसकी बेटी है वो? वह किसी सेठ की बेटी नहीं है, वह हमारे ही गांव के अरविंद काका की बेटी सुरभि है। बचपन में मैंने उसे देखा था, लेकिन अब तो उसकी सुंदरता किसी अप्सरा से कम नहीं है। नहीं, मैं उस गरीब लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगा। नहीं पिताजी, कुछ भी हो जाए, पर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर वीर कमरे के अंदर चला जाता है। कुछ भी हो जाए, मैं उस 2 कौड़ी की लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना सकता हूँ? अब देखो मैं क्या करता हूँ। धनीराम परेशान होकर वहां से निकल पड़ता है और सीधे सुरभि के घर पहुंच जाता है। क्या हो गया सेठ जी, आज आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? देखो आनंदी, तुम्हारी सौतेली बेटी सुरभि ने मेरे बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। वह मेरे घर की बहू बनने का ख्वाब देख रही है, पर मुझे उसके जैसी गरीब लड़की अपनी बहू के रूप में नहीं चाहिए। तुम्हें उसे मेरे बेटे से दूर करना होगा। ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। ये लो पोटली, मैंने जो कहा वह कार्य पूरा हो जाना चाहिए। और एक बात, अगर मेरे बेटे का पीछा उस लड़की से छूट गया तो मैं तुम्हारी बेटी सीमा की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में करा दूंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है सेठ जी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। धनीराम वहाँ से चला जाता है। कमरे में सीमा ये सारी बातें सुन लेती है और बाहर आती है। माँ, सेठ जी ने तो बहुत अच्छा सौदा दिया है। हमें उस नालायक को अब रास्ते से हटाना ही होगा। उसके बदले हमें इतना धन मिलेगा और फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब उसे हमारे बीच से हटना ही होगा। दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी सुरभि वहाँ आ जाती है। माँ, जो भी आपने कहा था मैंने वो सारा कर दिया है। देखो सुरभि, मैंने तुम्हारी शादी एक मछुआरे से तय कर दी है। कुछ दिनों में तुम दोनों की शादी होने वाली है। नहीं माँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। समझ गई ना? तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। आनंदी और सीमा वहाँ से चली जाती है। समय बीतता जाता है। दोनों मिलकर सुरभि को दिन रात परेशान करने लगती है और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वीर जंगल में सुरभि का इंतजार करते रहता है। यह क्या, अभी तक सुरभि नहीं आई? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं वह ठीक भी होगी या नहीं। वीर मायूस होकर अपने घर वापस लौट आता है। तू कहाँ गया था रे? और ये क्या, अपनी हालत ऐसी कैसी बना ली है? मैं देख रहा हूँ कई दिनों से तू अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। पिताजी, मुझे सुरभि कई दिनों से नहीं मिल रही है। मैं बस उसी के लिए परेशान हूँ। देख, मैं आज तुझे एक आखिरी बात कह रहा हूँ। अगर तुम उस लड़की को नहीं भूले तो तुम मुझे भूल जाना। मैं भी तुम्हारी माँ के पास चला जाऊंगा जहाँ वो अभी है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप माँ के पास नहीं जा सकते। अगर आप भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगा? अगर तुम मुझे अपने पास देखना चाहते हो तो मेरी बात मान लो। इतना कहकर वीर वहाँ से निकल पड़ता है और एक घने पेड़ के नीचे परेशान होकर बैठ जाता है। तभी इतने में सुरभि मिट्टी के घड़े में पानी लेकर वहाँ से गुजर रही होती है। यह क्या सुरभि, तुम इतने वक्त से कहाँ थी? मैं रोज तुम्हें ढूंढने आता था, पर तुम मुझे मिल ही नहीं रही थी। वीर, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम दोनों को ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरी माँ और मेरी बहन हमें कभी एक नहीं होने देंगे। वीर ये बात सुनते ही पीछे हट जाता है। क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे माफ कर दो सुरभि,
पर मैं तुम्हें अब अपनी पत्नी के रूप में नहीं अपना सकता। मैं अपने पिताजी को खोना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा नहीं करो वीर। हम दोनों का प्रेम कितना गहरा हो गया है कि अब तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ। देखो, मैं चाह कर भी अब कुछ नहीं कर सकता। वीर रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वो अपने पिता को चुन लेता है, जबकि उसे अपने पिता की साजिशों का हल्का आभास है। फिर भी वो पत्थर बन जाता है। सुरभि वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने अपनी माँ का प्यार खो दिया, अपने पिता का साया खो दिया। लेकिन अब जो मुझे ये प्रेम मिला था, मैं इसे यूं ही नहीं जाने दे सकती। मुझे सेठ जी से बात करनी ही होगी। सुरभि हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में सेठ धनीराम उसके सामने आ जाता है। बड़ी आई थी एक गरीब की बेटी होकर हमारी हवेली की बहू बनने। अरे तुम गरीब हो और हमेशा गरीब ही रहोगी। तुम मेरे बेटे के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। आज के बाद फिर कभी मेरे बेटे के आसपास भी मत भटकना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आप तो उसके पिता है। आपने क्या चाल चली होगी, वो आपका बेटा अच्छी तरह जानता है। फिर भी उसने अपने प्रेम को छोड़कर अगर आपको चुना है तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है। क्या आपको अपने बेटे की रत्ती भर भी खुशी की फिक्र नहीं है? तुम जैसी दो कौड़ी की मामूली लड़की होकर मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं तुम्हें कभी अपने बेटे के करीब भी नहीं आने दूंगा। अब चली जाओ यहाँ से। और हाँ, मैंने ही अपने बेटे को मजबूर किया है कि वह तुमसे दूर हो जाए। तभी पीछे खड़ा वीर ये सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में वहाँ आ जाता है। पिताजी, आप इस हद तक गिर सकते मैंने कभी नहीं सोचा था। हम दोनों के प्रेम को अलग करने के लिए आपने अपनी ही जान की कसम दी। मैं आपका यह गुरूर देखकर अब आपकी कोई बात नहीं मानने वाला हूँ। चलो सुरभि, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वीर सुरभि का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। धनीराम उन्हें जाते हुए गुस्से से देखता रह जाता है। ये दोनों मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगला दिन होता है। सेठ धनीराम एक सोची समझी साजिश के तहत गांव के चौपाल पर पहुंचता है और परेशान होने का नाटक करता है। क्या हो गया सेठ जी? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। भाइयों, अनर्थ हो गया। मेरे दो आदमी गायब हो गए हैं और उन्हें गायब होते समय मैंने सुरभि को वहीं देखा था। वह जरूर कोई काला जादू करती है। वह कोई साधारण लड़की नहीं है। क्या सच में सुरभि काला जादू करती है? अरे ये तो हमारे गांव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तभी पीछे से आनंदी और सीमा भी वहां आ जाती है और आग में घी डालने का काम करती है। हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से उसे काला जादू करते देखा है। भले ही वो मेरे पति की पहली पत्नी की बेटी हो, लेकिन वो मेरे लिए गांव की भलाई पहले आती है। वो लड़की हमारे गांव के लिए खतरा है, खतरा। हाँ, मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी उसे बड़ी ही अजीब अजीब हरकतें करते देखा है। फिर तो उसे इसकी सजा मिलेगी। जाओ, उसे पकड़कर यहाँ लाओ। कुछ ही देर में गांव वाले सुरभि को चौपाल पर ले आते हैं। सुरभि डरी हुई और हैरान थी। ये क्या? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मेरा कसूर क्या है? आनंदी उसे सारी बातें बता देती है कि उस पर काला जादू करने का आरोप है। नहीं, आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बेकसूर हूँ। लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते। वे उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। तभी वीर वहां पहुंचता है, पर वो भी धनीराम की बातों में आ चुका था। यह क्या सुरभि? मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था, लेकिन तुमने गलत रास्ता अपनाया। ऐसी लड़की को मैं अपनी पत्नी के रूप में कभी नहीं अपना सकता। वीर वहां से मुंह फेर कर चला जाता है। गांव वाले सुरभि को घायल अवस्था में घने जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे ले जाकर छोड़ देते हैं।
चलो, अब कुछ ही देर में यह हमारे बीच से चली जाएगी, फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। सभी गांव वाले सुरभि को घायल हालत में छोड़कर चले आते हैं। सुरभि दर्द से कहरा रही होती है। तभी वहाँ एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत प्रकट हो जाती है। अरे, तुम कौन हो बेटी? और तुम्हारी ये हालत? अरे, तुम तो बहुत ही घायल हो चुकी हो। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो बूढ़ी औरत सुरभि के पास बैठ जाती है और उसके जख्मों को साफ करने लगती है। कुछ ही पलों में सुरभि पूरी तरह ठीक हो जाती है। ये क्या? मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? और आपने मुझे क्यों बचाया? बेटी, इस तरह हार मानने से कुछ नहीं होता। बताओ, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? सुरभि रोते हुए अपनी सौतेली माँ, बहन और वीर के धोखे की सारी कहानी सुना देती है। तुम्हारी सौतेली माँ ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। देखो बेटी, ये दुनिया सिर्फ डर की भाषा समझती है। इन्हें तुम्हारी मासूमियत की फिक्र ही नहीं है। आज तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। अपने इस नए रूप के साथ उन लोगों को उस दर्द का एहसास कराओ जो उन्होंने तुम्हें दिया है। ठीक है, मैंने भी यही सोचा है। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। इतना सुनते ही वो बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ने लगती है। उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है जो सुरभि के चेहरे पर समा जाती है। सुरभि का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा निखर और चमक उठता है। ये क्या? मेरा चेहरा इतना खूबसूरत और चमकीला कैसे हो गया? क्योंकि ये मेरा जादू है। इसी की मदद से तुम अपना हर कार्य कर पाओगी। सभी गांव वाले तुम्हारी बात मानेंगे और तुम जो चाहोगी वही होगा। सुरभि वहां से निकल पड़ती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि पेड़ के पीछे छिपा सेठ धनीराम ये सब देख रहा और सुन रहा था। अच्छा, तो ये बच गई और इसे यह वरदान मिला है। अब तो इसका फायदा मैं उठाऊंगा। मेरी बरसों की जो तमन्ना है वो अब पूरी होगी। धनीराम छोरी छिपे सुरभि का पीछा करने लगता है। जंगल में चलते हुए सुरभि के सामने मनोज नाम का एक युवक आता है। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तब तो तुम मेरे साथ चलना ही होगा। जैसे ही सुरभि मनोज को अपने पीछे ले जाने लगती है, धनीराम अचानक सामने आ जाता है। रुक जाओ, इसे मेरे हवाले कर दो सुरभि। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरी अमानत है। अगर तुमने इसे मुझे नहीं सौंपा तो मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं इस पूरे गांव को तबाह कर सकता हूँ। सोच लो। ठीक है, गांव वालों को कुछ मत करना। भले ही उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया हो, पर मैं उनके साथ बुरा नहीं कर सकती हूँ। तब से गांव वाले मेरे रूप के जाल में फंसकर मेरे पीछे आते हैं और वो सेठ धनीराम उन सबको उस गुफा में कैद करके रखता है। वो मुझे बदनाम करके मेरी शक्तियों के जरिए एक बहुत बड़ी सिद्धि हासिल करना चाहता है। अंश, तुम वो पहले व्यक्ति हो जो मेरे मोहजाल में नहीं फंसे, इसीलिए धनीराम तुम पर शक नहीं करता। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ तुम्हें ही ये सारा सच बता सकती हूँ। सुरभि, गुनहगार तुम नहीं, वो सेठ है। मुंह उसे छुपाना चाहिए, तुम्हें नहीं। चलो, आज यह सच सबके सामने लाना ही होगा। अंश और सुरभि गांव के चौपाल पर पहुंचते हैं। बरसों बाद सुरभि को जीवित देख गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। यह तो वही सुरभि है। यह यहाँ कैसे? और यह जिंदा है? जैसे ही एक गांव वाला गुस्से में आगे बढ़ता है, अंश उसे रोक देता है। रुक जाइए, आप लोगों को पूरा सच नहीं पता। जिसे आप जादूगर नहीं समझ रहे हैं वो सेठ धनीराम की साजिशों की शिकार है। उसने हमारे गांव के 200 लोगों को एक गुफा में कैद कर रखा है। नहीं सेठ जी, ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलिए, अपनी आंखों से धनीराम का काला सच देख लीजिए। अंश और सुरभि सभी गांव वालों को लेकर उस गुप्त गुफा के पास पहुंचते हैं।
जब गांव वाले अंदर जाकर अपने लापता परिजनों को बेहोशी की हालत में देखते हैं, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी वहां धनीराम आ धमकता है। सेठ जी, हमने आपको देवता माना और आपने हमारे ही बच्चों को अपनी हवस और शक्तियों के लिए यहाँ कैद किया। अब आप इसी गुफा में कैद रहेंगे। तभी भीड़ को चीरते हुए वीर सामने आता है। वो अपने पिता की घिनौनी करतूतों को देखकर टूट चुका था। मुझे शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूँ पिताजी। आपकी वजह से मैंने अपनी सुरभि को गलत समझा और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे आपसे नफरत है। माफ कर दे बेटा, मैं तो बस अमर होना चाहता था। मेरी इच्छा पूरी होने ही वाली थी। ऐसे इसी गुफा में डाल दो, यही इसकी सजा है। गांव वाले धनीराम को पकड़कर अंदर डाल देते हैं। इसके बाद वीर और गांव वाले सुरभि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सुरभि, मुझे माफ कर दो। मैं कायर था जो अपनों की बातों में आ गया। हाँ, बिन माफियों का क्या मोल। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप सबने मुझे ठुकरा दिया था। मुझे पत्थर मारे गए थे। मेरी आत्मा तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। तभी पीछे से भागती हुई आनंदी और सीमा आती है और सुरभि के पैरों में गिर जाती है। बेटी, हमें माफ कर दे। जब से हमने तेरे साथ पाप किया है, सीमा की हालत बहुत खराब रहने लगी है। हमें बख्श दे बेटा। ऊपर वाला सब देखता है माँ। आपने जो बोया था वही काट रही है। मुझे अब ना आपसे कोई शिकायत है और ना ही इस गांव से कोई उम्मीद। जिस दिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था ना, उसी दिन तुम्हारी सुरभि मर गई थी। सुरभि वहां से मुड़कर जाने लगती है। वीर और बाकी गांव वाले लोग उसे पुकारते रह जाते हैं, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। तभी अंश आगे बढ़ता है और पूरे गांव के सामने चिल्ला कर कहता है। रुक जाओ सुरभि, इन लोगों ने तुम्हें नहीं पहचाना, पर मैंने तुम्हारी रूह को देखा है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पूरे सम्मान के साथ अपनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अंश, मेरा प्रेम से विश्वास उठ गया है। मैं बस सबको सच बताना चाहती थी कि वो सेठ कितना घिनौना खेल खेल रहा था। मैं अब वो साधारण सुरभि नहीं रही। मुझे उस जादुई सुरभि से ही प्रेम है जिसने अपनी तकलीफ के बावजूद गांव वालों की भलाई सोची। अंश सबके सामने सुरभि का हाथ थाम लेता है। वो उसे वही सम्मान देता है जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। इसी तरह हमारे चैनल की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।